धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। इसके अलावा दुनिया भर में घट रही कुछ दिलचस्प खबरों से, रोचक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मैं आज इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं क्योंकि आपको अभी तुरंत निकलना है, इसलिए जल्दबाजी में आज हम ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ खबरें अगर छूट भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बुलेटिन तो लोगों तक जाना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, और कम समय में काम को पूरा करने के लिए। जी चलिए, मैं अब पहला जो अपडेट लेने जा रहा हूं वो है कतर के अमीर से जुड़ा हुआ। भारत पहुंच गए हैं 2 दिन के लिए और प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी ने जाके उनको क्या गलबगियां दी हैं, जिसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि भैया इनको तो गले लगा रहे हो और ऐसे कपड़े पहनने वाले जो भारत में हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हो। ये दोहरा चरित्र आखिर कब तक दिखाओगे? धंधेबाजी के लिए गले लगाना और वोट के लिए उनके खिलाफ नफरत फैलाना, आप क्या कहेंगे? देखिए, यह दक्षिण पंथियों का यह जो एक तरीका है, कहें उनका पाखंड, कहें उनका शूडो कैरेक्टर, कहें ड्यूअलिज्म, कहें, यह तो जग जाहिर है। यह केवल हमारे ही देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में हो रहा है। कांग्रेस के साथ भी यह था। भाजपा आरएसएस इसको पूरे खुलेआम तरीके से ऑफिशियली इसको फैला रहा है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू राष्ट्र होने का गर्व करते हैं, फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, पूरी की पूरी मीडिया सहित उसमें शामिल है, और ये चीजें हो रही, तो इसमें संदेह नहीं है। जहां तक कतर की बात है, अब हमारे लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारी विदेश नीति अमेरिका के सामने तो झुकी गई है। जो अमेरिकी समर्थक लोग हैं, वह खासकर अरब देश में जो उनकी दलाली है, एजेंसी का, एजेंट्स का काम कर रहे हैं, जैसे कतर, यूएई, जिनकी कोई औकात नहीं है, उनके पास भी हम भाग के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। यह हमारी क्या स्थिति हो गई है? हम अमेरिका की मतलब एक तरह से कहें चापलूसी कर रहे हैं, उसके बाद से हम इसराइल की कर रहे हैं, उसके बाद सब कतर, यूएई की कर रहे हैं। हमारी स्थिति क्या हो गई है? जबकि बांग्लादेश हमें लाल आंख दिखा रहा है। जी मेरा सवाल पर इससे भी गंभीर है सर। मैं सीधे आपसे पूछना और समझना चाहता हूं, और हमारे तमाम लोग भी जानना चाहते होंगे कि क्या भारत के कंधे पर बंदूक रख के अमेरिका ब्रिक्स की हत्या करने जा रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रिक्स की शुरुआती दौर में ही, तकरीबन हम लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले इसकी बात की थी, कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही यह चेतावनी दी थी कि जो लोग यूएस डॉलर को दरकिनार करके यदि व्यापार करना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं 100% का टैरिफ लगाऊंगा। और उसके बाद से भारत ने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। हालांकि पुतिन ने उसका मजाक बनाते हुए अमेरिका के ऊपर कहा था कि अभी जहां तक ब्रिक्स की बात है, उसका अलग से करेंसी आना तो बहुत दूर की बात है, उससे बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में ब्रिक्स मेंबर्स जितने भी हैं, वो जिस दूसरे देशों से आपस में भी जो आदान प्रदान कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अपने करेंसी में करेंगे, ब्रिक्स करेंसी नहीं। ब्रिक्स करेंसी भी नहीं है, यूएस डॉलर में नहीं करेंगे, लेकिन रूस से करेंगे तो रूस के करेंसी के साथ इंडिया का नेशनल रूपी जो है आईएनआर, उसके थ्रू करेंगे। चीन के साथ करेंगे तो हम चीन के करेंसी के साथ भारत की करेंसी करेंगे। लेकिन उसमें भारत यह साफ नजर आ रहा है कि ब्लैक शीप कहते हैं, यानी एक तरह से कहें तो उसमें वह एक कंट्री बन गया है 9, और जो आप बाकी आके 20-21 बनेंगे, जो कि सबसे पहले ब्रिक्स के आधार को खोखला बनाएगा। जी अगला मुद्दा मैं ये उठाना चाहता हूं आपके समक्ष, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठू जो अरब देश हैं यहाँ का दौरा कर रहे हैं, या यहाँ के लोग अरब देशों में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। कतर का दौरा अगर आप पिछले 2024 में देखेंगे तो 6 बार किया गया होगा, इससे भी ज्यादा किया होगा, कई कई दिन तक किया गया। मुद्दा यह है कि जो लोग अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं कथित प्रवासी होने के नाम पर, उनमें महिला और बच्चों को तो रियायत दे दी गई है, लेकिन बड़े जो हैं उनको जंजीर बांध के अभी भी भेजा जा रहा है। जब लोग वो यहाँ आ जाते हैं तो उनके मुंह पर कपड़ा बांधकर यहाँ की सरकारें उनके घरों तक उनको ले जाती हैं।
गुजरातियों के मुंह पर भी नकाब लगाने की बातें सामने आई है। ये सब क्यों किया जा रहा है यहाँ के लोगों के साथ, यहीं की सरकार के जरिए? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, मैं कहूंगा। जहां तक अमेरिका की बात है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड करके हमें कुछ वैसी सुविधाएं दे रखी है जो उसने छीन ली है। जैसे भारत सरकार ने अभी बजट में मिडिल क्लास के इनकम टैक्स के स्लैब को ऊपर कर दिया। इससे मिडिल क्लास बड़ी खुश है। उसने यदि 100 रुपये उनसे खींच लिए तो बदले में 20 रुपये वापस दे दिए हैं। तालियां बजारी वही अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ कर रहा है। जहां तक भारत सरकार के इस एनडीए सरकार को, खासकर भाजपा को, अंबानी अडानी को यह नजर आ रहा है कि चुनाव में हम नहीं हारेंगे, क्योंकि केवल इलेक्शन कमीशन ही नहीं, पूरी प्रशासन, पुलिस उनके साथ है, जो वही वर्डिक्ट देंगे वहां पे जो उनको चाहिए होगा। हमने उसकी बहुत सारे उदाहरण देख लिए, पहले भी बातें कर ली है। इसलिए उसका डर उसका नहीं है, डर इसका यह है कि जो जनता उनके साथ है उनके खिलाफ ना होना शुरू हो जाए और कहीं एक क्रांतिकारी उफान ना शुरू हो जाए, इसलिए डर है। इसलिए ऐसे हर मुद्दों को वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इजराइल को भी देख लें, हर छोटी से छोटे मुद्दों पर जहां भी भारत की भी वही स्थिति है, अमेरिका की वही स्थिति है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं जर्मनी में, म्यूनिख में, और वहां के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से बोलते हैं कि तुम लोगों को डर लग रहा है प्रजातंत्र से और सोशल मीडिया से और मीडिया से। अमेरिका वही कर रहा है। आज वहां के जो सरकार है, ट्रंप की सरकार है, वह सुप्रीम कोर्ट में गई है कि जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुरक्षा देती है वैसे इंडिपेंडेंट मीडिया को, जिनके ऊपर यदि सरकार या दूसरे लोग आक्रमण करते हैं, उसको लिक्विडेट किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और ये जवाब देता है आपके सवाल को कि क्यों ऐसा कर रहा है। इनको भय है जनता के ताकत से, हमारे क्रांतिकारी एकता और क्रांतिकारी विचारधारा से। जी, एक और दृश्य आपके सामने खींचने की कोशिश करता हूं। अडानी आजकल अपने आप को बड़ा धर्मा दिखा रहे हैं, कभी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, कभी ऐलान कर रहे हैं कि जो विकलांग महिलाओं से शादी करेगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। आज एक नया ऐलान कर दिया कि साहब स्कूल खोलेंगे, स्कूल को पुनर्जीवित करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए 2,000 या करोड़ रुपया भी देंगे। वो ये अपना चरित्र बदल रहे हैं। बेटे की शादी भी उन्होंने अंबानी के मुकाबले सादगी से की है। एक कुछ चेहरा जरूर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जो नए स्कूल खुल रहे हैं वहां आरएसएस के ही शिक्षक होंगे, सिलेबस भी उन्हीं का होगा और सारा चीज वही पढ़ाया जाएगा। तो आरएसएस जो है उनसे कई तरीके से, वैसे बाय द वे आरएसएस जो है वो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह तथाकथित रूप से ना पॉलिटिकल है, ना सोशल है, ना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सारे वही काम करता है जो अभी के पूंजीपति वर्ग चाहते हैं। जो यहां तक कि ब्रिटिश पहले जो चाहता था स्वतंत्रता के पहले, वहां से लेकर अभी तक, या जो अमेरिकी साम्राज्यवादी सत्ता चाहते हैं, और इनके बीच में यह चीज संबंध बना हुआ है। और अंबानी को यह भी नजर आ रहा होगा, अदानी को यह भी नजर आ रहा होगा कि भाई एलॉन मस्क वहां का मंत्री बन रहा है, ट्रंप हम बन भी रहे हैं मंत्री जो बन बड़े सकते पूंजीपति। हम भी मंत्री बन सकते हैं। ये आपने सही बात कही, और हो सकता है 2029 से पहले पहले कभी भी बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए और इनको मंत्री बना दिया जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। चीन हमारा दुश्मन नहीं है, लोग गलत बातें कर रहे हैं। सैम पित्रोदा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के करीबी ने बयान दे दिया। बीजेपी वालों के आग सी लग गई, और उनकी आग लग गई जो चाइना के साथ खूब बढ़िया धंधेबाजी कर रहे हैं। सर, सांप सुसुंदर की हालत है। सांप सुसुंदर को पकड़ लेता है तो ना निगलते बनता है उसके दुर्गंध के कारण, ना फेंकते बनता है क्योंकि उसे भूख लगी है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। चीन के साथ संबंध ये छोड़ नहीं सकते। चीन के साथ व्यापार जो है वह करोड़ों अरबों नहीं खरबों में है। और वहां पे जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जो भाजपा के जो चहेते पूंजीपति हैं, उनका व्यापार चल रहा है। वही हालत पाकिस्तान के साथ है, तो उसको ना कैसे कर सकते हैं? तो ना वह दुश्मन है, ना दोस्त है, ना निगल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जितना भी शोर मचाएं, यदि यहाँ पे कांग्रेस उनका भंडा फोड़ता है तो इस भंडा फोड़ने में हमें भी साथ देना चाहिए, उस डेटा के साथ जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूं कि किस तरह चीन का जो सामान हमारे यहाँ आ रहा है, उसके सर्विसेज आ रहे हैं। टिकटॉक को भले ही हटा दिए, छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी आ रहे हैं, दुनिया भर के जितने भी यूरोपियन यूनियन अमेरिका से आ रहा है उससे सबसे ज्यादा है। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चाइना की ही बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने
पहले अपनी जो है शपथ ग्रहण में बुलाया और नाश्ता पानी कराया बिलावल भुट्टो को। पूर्व विदेश मंत्री रह चुका है, बेनजीर भुट्टो का बेटा है। वर्तमान में जो वहां राष्ट्रपति है उनका भी बेटा है सिविल जरदारी का। अब वो पाकिस्तान में एक बयान दे रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच जो वॉर यूज चल रहा है ना, कुछ लोग उसमें फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पुल बनेंगे। तो पाकिस्तान की औकात है कि वो चाइना और अमेरिका के बीच पुल बन जाए। पूरे विश्व भर में बाजार के लिए, व्यापार में हमारा क्षेत्र हो, हमारा माल बिके, हमारी सर्विसेज हो, हमारा कंट्रोल, इसके लड़ाई चल रहा है। और जहां तक यूक्रेन युद्ध की बात है, उसी के कारण है। पूरे अरब कंट्रीज में जो युद्ध चल रहा है, पूरे जो हंगामा हो रहा है लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में, जो कि बहुत ही धनी है मिनरल्स में और रेयर अर्थ में, वहां इसी के कारण चल रहा है। हाँ, अभी पाकिस्तान को यह भी नजर आ रहा है कि यूएई और कतर जैसे लोग और सऊदी अरेबिया जैसे लोग इतने जब महान बन रहे हैं, दो बड़े बड़े देशों के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, तो हमारे पास तो भाई परमाणु बम है, हम छोटे मोटे चीज थोड़ी है। हम भी लाल आंख दिखा देते हैं जब जरूरत पड़ता है तो भारत को। तो हम क्यों न इनके बीच में मध्यस्थता करें। और जहां तक जो नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, वह एक ऐसे व्यापारी हैं कि हर इस तरह के मध्यस्थता के लिए तैयार है। यदि उनको रेयर अर्थ मिले, उनको बाजार मिले, उनको प्रॉफिट मिले, उसके लिए हर तरह से वो तैयार है। जी। अमेरिका के एक करीबी यानी कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति महाभियोग के चलते जेल जा चुके हैं, और लगता है अब अर्जेंटीना वाला भी महाभियोग के चलते जेल जाने वाला है। यह भी जहां तक इसकी बात है, अब महाभियोग की बात है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ जी। हावियर मिलेई जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ समय पहले कि आप इस पर्टिकुलर करेंसी में, जो क्रिप्टो करेंसी, जो कि फेक करेंसी है, वास्तव में कोई करेंसी नहीं, हम और आप उसको लेकर खरीद बिक्री नहीं कर सकते, वह केवल ऑनलाइन होता है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें जिसका वैल्यू उस समय जीरो था, और उससे बहुत आपको फायदा होगा। हाल फिलहाल में एक टीवी शो में ये जो एक हंसने का आता है, कौन शर्मा है, जी, मैं ये कपिल बोल, शर्मा। कपिल शर्मा में आया था। उसमें एक हीरोइन भी आई थी, और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से उनके पैसे बढ़ते हैं इस तरह की चीजों में। और इस तरह की बातें मतलब होती रहती हैं। तो वहां भी इन्होंने लिखा था, और उसके दाम बहुत बढ़ गए, दुगुना, मतलब जीरो से कहें तो करीब 100 लेके 100 बढ़ गए। हम्म। और कुछ ही घंटों में जब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो जिनमें लगाया था वो सब लेके वापस उड़ गए। हम्म। और इन्होंने हटा दी कि नहीं भैया, मुझे पूरा मालूम नहीं था। अब हाँ। इसके ऊपर एक्चुअली जनता को उठना चाहिए था कि जब तुम्हें मालूम नहीं था, तुमने हमें क्यों फंसाया। हम्म। हमारे करोड़ों नहीं अरबों डॉलर बुड़ गए इसमें, हम्म। तुम लूट रहे हो हमें। अब इनके बिल्कुल। ऊपर महाभियोग की बात है, महाभियोग हो ना हो, जनता तो लूट गई भाई, उनके हम्म। पैसे सारे खत्म हो गए। चलिए। और इसके कारण यह चीज चल रहा है। पर लगता है ट्रंप को ऐसे ही लोग ज्यादा पसंद हैं जो भ्रष्टाचारी हों, कपटी हों या बलात्कारी हों। बलात्कार के ऐसे ही एक आरोपी को रोमानिया सरकार से बचाने की कोशिशों में क्यों लगे हुए हैं ट्रंप? एंड एंड्रयू टेस्ट करके हैं, टेट टेट हम्म। टेस्ट नहीं हम्म। टेट, और इनके भाई भी हैं ट्रिस्टान टेट। ये दोनों अमेरिका और यूके के ड्यूअल सिटीजन के हैं। आज से हम्म। 2-3 वर्ष पहले वहां गए थे, सोशल मीडिया के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, और यह लोग ट्रंप के कहीं ना कहीं समर्थक है। हम्म। लेकिन वहां जब गए थे तो इनको गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ऐसा हम्म। नहीं लगता है कि रोमानिया की सरकार ने केवल सोशल मीडिया के कारण इनको किया है। इनके ऊपर है सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल का लड़कियों को फंसाना। मजदूरों को लेकर जो करते हैं ये लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, ऐसा इन्होंने किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इन्होंने पैसा दिया वहां पर पैसे बनाने के लिए। हम्म। लेकिन ट्रंप को ऐसे लोग बहुत पसंद है, चाहे दुनिया भर के नेता हो, नहीं नेता हो। केवल एक बेचारे, मैं बेचारा को इन्वर्टेड कमाम बोल रहा हूं, जेलेंस्की को छोड़कर, क्योंकि उसका दुश्मन रशिया, उसे लड़ नहीं सकता, वो समझ गए हैं। तो इसलिए ट्रंप करे भैया इसको छोड़ दो, हमारे यहाँ आने दो, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जी। चलिए, आपने बेचारे का जिक्र किया तो बेचारे से जुड़ी हुई खबरों का जिक्र कर लेते हैं। बेचारा बड़ा परेशान है। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका बैठकर यूक्रेन जंग को लेकर बात कर रहे हैं और बेचारे को नहीं बुला रहे हैं। अब बेचारे को नहीं बुला रहे हैं तो बेचारा तो दुखी है ही है। फ्रांस भी फड़फड़ा रहा है, यूरोपीय यूनियन की इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है, कह रहा हमें भी नहीं पूछ रहे हैं। ये सब चल क्या रहा है, क्यों नहीं पूछा जा रहा है इनको? ये देखिए, ट्रंप, मैंने पहले भी कहा था, ट्रंप के जीतने के पहले के दिन ट्रंप आते हैं तो वहां का जो डीप स्टेट है, जो पूंजीपति वर्ग और बाकी सब के बीच में जो
लिंक का काम करता है, उसमें बदलाव होगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स के साथ जो पूंजीपति वर्ग, उनको साफ नजर आ रहा है कि रूस के साथ हम युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। और रूस के साथ यदि हम युद्ध को उस अंत तक ले जाने की बात जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था कि अंतिम यूक्रेन तक लड़ेंगे, रूस को नेस्तनाबूद कर देंगे, स्ट्रेटेजिक रूप से हरा देंगे ताकि अगले दसों साल तक रशिया खड़ा ना हो, तो क्या रूस का जो एटॉमिक बॉम्ब, जो एटॉमिक पावर है, वेपन्स है, इतना भारी मात्रा में है कि अमेरिका से पीछे नहीं है, तो क्या वो लेके उसका अचार बनाएगा? या तो खुलेआम नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने कहना था कि हम उस मसले को छोड़ देते, बाकी दुनिया में करेंगे। और इसलिए जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि हमें यदि आप नहीं भी बुला रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी दिया जाए। सिक्योरिटी मतलब है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए, जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो बनाया जाए, यूरोपियन यूनियन और नेटो के सैनिक हमारे यहाँ या नहीं देते तो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब दिया जाए। यानी उस तरह की ख्वाब वो पाल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और खूब तड़फड़ा रहे हैं ये। वहां पे यूएई गए, वहां पे कतर, यूएई से फिर तुर्की पहुंचे हुए हैं, आसपास खूब शोर मचा रहे, हमें बुला हमें बुला, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। सडनली जो इनके बड़े प्यारे मित्र थे सबके, और वही नहीं, इनके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के जो है, खासकर जो E3 है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यह भी काफी तड़प रहे हैं। जर्मनी तो ये कह दिया कि भैया हम अपनी सैनिक तभी भेजेंगे जब अमेरिका जाएगा। जर्मनी को इतना अकल आ रहा है, क्योंकि शोल्ब जहां तक है उनको नजर आ रहा है कि हम हार रहे हैं, वो शायद अब अगले प्रेसिडेंट ना बने। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो 3 मेंबर हैं, ये इंग्लैंड ने कहा है कि हम अपने सेना को भेजने को तैयार हैं। इनका क्या हश्र होगा वो नहीं समझ रहे। इन्होंने एक प्लान बनाया है कि हम सब चाहें तो रशिया को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, यानी सब देश के मिल जाएं, जिसमें उनका कहना है कि हम 30 लाख सैनिक भेजेंगे। यानी यह 9 मन तेल की बात कर रहे हैं, जो कभी नहीं होगा, राधा कभी नहीं नाचेगी। हम कह रहे 9 मन तेल ना हो सर, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही नजर आती है ना जेलेंस्की की, भाई उसी के देश की बात कर रहे हो, उसी को नहीं बैठा रहे हो। ये क्या है कि आपस में पुतिन और ट्रम्प बैठ जाएंगे और कोई फैसला यूक्रेन के ऊपर थोप देंगे? ये तो नाइंसाफी हुई ना सर। नाइंसाफी की बात है। जहां तक इनके भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं पोरोशेंको, जो पुतिन के पहले थे, उन्होंने तो यह भी कर दिया है कि अक्टूबर 26 तारीख शायद दे दी है कि चुनाव होगा। वहां के इलेक्शन कमीशन ने चुनाव शुरू कर की तैयारी शुरू कर दी है। जहां तक पुतिन की बात है, साफ कहते हैं कि ट्रंप कौन, अब राष्ट्रपति नहीं है। 2023 में ही वहां के पार्लियामेंट की अवधि खत्म हो गई थी, 24 में राष्ट्रपति की अवधि खत्म हो गई थी, और वहां के संविधान के हिसाब से जो पहले का जो पार्लियामेंट है, उसके जो स्पीकर हैं वह काम काजू प्रेसिडेंट बनिए, कोई नहीं, एक है कौन। और अमेरिका भी इस बात को मानने लगा है, भली ओपनली ना कहा हो, यह मानने लगा है। और जहां तक पूरे यूरोपियन यूनियन नेटो की बात है, तो वह तो युद्ध में था नहीं, तो ये लोग कह रहे हैं तुम कौन, जब युद्ध में नहीं थे तो तुम अब इसमें बीच में क्यों? एक सवाल और है, यूरोपीय यूनियन को जिस तरीके से ट्रंप पूरी तरह बाईपास करने में लगे हुए हैं, और उस ब्रिटेन को भी जो हमेशा अमेरिका का पिछलग्गू रहता है हर मामले में, चाहे उसे हमला भी करना हो कहीं पर, ये चल क्या रहा है ट्रंप के दिमाग में और मिडिल ईस्ट में बैठकर बात करने? यह ट्रंप जो है कहीं ना कहीं से, हालांकि इसके विरोधी लोग यह कर रहे हैं कि पुतिन ने इसको खरीद लिया, और कुछ लोग यहां भी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से यूएसएसआर को तोड़ दिया था उसके अंतिम राष्ट्रपति ने, मिखाइल गोर्बाचोव ने, उसी तरह यह काम कर रहा है। लेकिन ट्रंप अमेरिका को नहीं तोड़ रहा है, ट्रंप यूरोपियन यूनियन और नेटो, जो कि अपने आप में एक कुछ न कुछ एक ताकत बनने की कोशिश कर रहे थे, जो बाइडेन ने काफी हद तक कंट्रोल किया था। ट्रंप कहते हैं कि पूरी की पूरी मेरे पिछलग्गू बन जाओ, नहीं तो भूल जाओ तुम लोग, हम तुम्हारे साथ नहीं है। और ट्रंप को नजर आ रहा है, जैसे उसको ग्रीनलैंड में नजर आ रहा है, वैसे यूक्रेन और दूसरे अन्य क्षेत्रों के यूरोपियन यूनियन के जितने भी रेयर अर्थ हैं, जितने भी वहां के पैसे इन्होंने जमा कर रखे हैं, रशिया का जो भी एसेट्स जो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं, जो कई ट्रिलियन में है, उस सब पर ट्रंप की नजर है कि वो हमें चाहिए। और 2 ही 3 ध्रुव बनेंगे, एक होगा अमेरिका, जिसमें बाकी सब इसके छोटे छोटे, अमेरिका की 51वां 52वां 53rd 54th जो है वो स्टेट बनेंगे, कनाडा से लेते हुए यूरोपियन यूनियन की और लैटिन अमेरिका के कुछ देश होंगे। जहां तक दूसरी तरफ बात है, एक ध्रुव छोटा मोटा होगा मिलिट्री रूप से रशिया, और तीसरा होगा चाइना। बाकी सब इसके चमचे होंगे, चाहे वह बड़े देश ब्राजील क्यों ना हो, भारत क्यों ना हो, उसको कुछ भी लेना देना नहीं। जी एक सवाल और है मेरा सर,
आपने कहा कि पुतिन ने लगता है ट्रंप को खरीद लिया, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो क्या पुतिन ने कह दिया कि यूक्रेन का जो माल तुम्हें के जमीनें जो कीमती है वहां पे वो चाहिए, वो हम दे देंगे, ऐसी कोई बात हो गई है क्या? तभी यूक्रेन को साइड किया जा रहा है। पुतिन ने ना कहा है, लेकिन अंदर में इस तरह की बातें जरूर हुई है कि जो भी यूक्रेन के अंदर बचा हुआ है या रूस के भी अंदर में जो आ जाएगा उसमें तुम व्यापार कर सकते हो। देंगे तो नहीं हम पूरा का पूरा, लेकिन तुम्हारी कंपनी व्यापार कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले यूक्रेनियन के जो ड्रोन्स वगैरह थे, इन लोगों ने आके काफी दूर दराज में रूस के क्षेत्र में एक तेल की कंपनी को, ऑयल एंड गैस कंपनी को उड़ा दिया। और उसका हिस्सा जो था, जो व्यापार वहां से कर रहे थे, वो अमेरिकी कंपनी थे। और इन्होंने जानबूझ के इसलिए किया, कहने के लिए कि अमेरिका इससे भड़क जाए, जबकि अमेरिका रूस के खिलाफ ना होकर यूक्रेन के खिलाफ भड़क गया कि तुम हमारे चीजों को बर्बाद कर रहे हो और हमारी जो भी उम्मीद है। तो रूस ने जो आप कह रहे हैं, इसकी संभावना पूरी है। और यह केवल षड्यंत्रकारी सोच नहीं है, यह वास्तव में सही लग रहा है। कहीं मैंने पढ़ा भी है रशिया टुडे पे या ऐसे जो मिलते जुलते लोग हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में होगा कि जो तुम चाहते हो हम तुम्हें वहां पे हम व्यापार करने देंगे, तुम इसमें यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन का मतलब सीधे के सीधे हमसे करो और इस सिर्फ पे काम व्यापार करने देंगे? मैं सवाल उठा रहा हूं, सिर्फ व्यापार करने देंगे या जो जमीनें, जो जगह चाह रहा है अमेरिका के हवाले कर दी जाएंगी यूक्रेन की? तो फिर रूस को लड़ने का क्या फायदा हुआ जब सब कुछ अमेरिका को ही दे देंगे? तो रूस की जो प्रमुख मांगे हैं वह यह है कि जो पूरा डॉनबास, नीचे में करसों, ऊपर में यूक्रेन, शायद जापोरिजिया को भी कर लें, चूंकि उसका एक हिस्सा में चुनाव हुआ था और उसको रशियन फेडरेशन में शामिल कर लिया गया है। तो उस हिस्से को रशिया नहीं छोड़ेगा। नंबर टू, उनका जो दूसरा बहुत बड़ा मांग है, जिसको डी नाजिफिकेशन कहते हैं या डीमिलिटराइजेशन कहते हैं, यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस, उसको खत्म करने की बात। यानी वहां के जो प्रेजेंट मिलिट्री जो स्ट्रक्चर उसको खत्म कर देंगे और वहां पे केवल वह सिक्योरिटी के हिसाब से रह जाएंगे। और यदि यह दो चीजें मांग हो जाती है तो रशिया के बल्ले बल्ले हैं। फिर रशिया क्या प्रॉब्लम है, भले तुम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो लेकिन नेटो में शामिल नहीं होगे। और यह चीज होता है तो बहुत बड़े से जो बाकी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो साफ कर रहे हैं कि इसके बाद से नेटो का पतन होना शुरू हो जाएगा, जिससे मैं सहमत हूं। जी चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का। यहाँ सिर्फ एक अपडेट मैं लेना चाहता हूं क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा है। ग्वाटानामो जेल को लेकर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा हो गया है सर। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा, चूंकि पिछले इनके सैन्य काल में, पिछले इनके प्रेसिडेंटशिप में जो चीजें हुई थी उससे लेकर है, तो इन पे मुकदमा तो बड़ी जबरदस्त चल रहा है। छोटी मोटी जो भी करना चाहते हैं उससे मुकदमा चल रहा है। भारत में देखिए बहुत सारी मुकदमाएं चली, कोशिश की गई, धारा 370 और दूसरे CANRC, राम मंदिर और वगैरह वगैरह पे। तो किस तरह से भारत की जो पूंजीवादी या फांसीवादी सत्ता ने उसको जकड़ लिया, वह कोशिश अब जेलेंस्की नहीं, ट्रंप भी कर रहे हैं अमेरिका में। वहां के जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल की बात है, वो कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की चीजों को वह निस्तानाबूद कर देंगे अगले 4 वर्षों में। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी वहां की अंदरूनी डेमोक्रेसी, बाहर में तो नहीं है, जो बिल्कुल। भी बचा खुचा है उसको भी खत्म करेंगे और थर्ड टाइम चुनाव जीत में लड़ने के लिए उसका भी परिवर्तन करवाएंगे वहां के संविधान में, ताकि तीसरी बार यह राष्ट्रपति बन सके। उसके बाद केवल जनता ही के भरोसे होगा, ना कि भगवान के भरोसे, ना किसी प्रेसिडेंट के भरोसे। जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब खबर आए कि अमेरिका के मियामी शहर में 2 ऐसे बाप बेटों पर हमला किया गया जिन्हें फिलिस्तीनी माना गया और एक ड्राइवर ने हमला किया, और इससे पहले भी हम जानते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों पर किस तरीके के हमले गाजा में जंग शुरू होने के बाद से होते रहे। तो अब तो ट्रंप का शासन है, नफरतें और बढ़ेंगी वहां पर। अब रुक कर लेते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का। पहला अपडेट है, सऊदी अरब से बड़ा खुश है और कह रहा है कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप तैयार होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि ईरान फिर से झुकता है। हालांकि ईरान इस मुद्दे पे, उनकी सरकार हो, जो रिलीजियस सुप्रीमो हो, उनके बीच में, विपक्ष के बीच में एक समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है। उनके बीच में एग्रीमेंट सा हो रहा है कि अब हम अमेरिका के साथ किसी भी वैसे चीज पर बातचीत नहीं करेंगे जिससे हमारी सार्वभौमिकता में दखल हो, क्योंकि उनका एकमात्र जो रास्ता है अमेरिका का, वह है प्रो इजराइल।
पूरी की पूरी तरह से। और उस प्रो इजराइल के बीच में सऊदी अरबिया भी है जी, और वह मध्यस्थता करेगा तो क्या ईरान तैयार होगा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। और उसके साथ है यूएई, कतर, इजिप्ट, बाकी सारे जितने भी देश है, छोटे मोटे जितने भी भरे हुए हैं, दर्जन से अधिक है, जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसेस भी है। एक ही हालत में वो तैयार होंगे कि कुछ हद तक मान लेते हैं अपने बाकी जितने भी इनके परमाणु संयंत्र है उसको भी बंद कर दे, कि भाई अब हम परमाणु एनर्जी की तरफ नहीं काम करेंगे, जिसके लिए मुझे संदेह है कि इजराइल की उसमें रूस का भी उसमें हाथ है, चूंकि वहां बनवाने में वह तैयार होगा, ना ही ईरान के सत्ताधारी पक्ष तैयार होंगे। लेकिन इसके बदले में यदि वह तेल का जो ही बंधन लगा रखा है बेचने पे, किस हद तक अमेरिका तैयार होता है फ्री करने के लिए, वह देखने की बात होगी जी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखने की बात यह भी हो सकती है कि सीरिया से ईरान के पैर उखड़ चुके हैं और अब क्या लेबनान से भी ईरान के पैर उखड़ने जा रहे हैं। पहले आरोप लगाया इजराइल ने कि जो जहाज आ रहे हैं ईरान से उसमें हिजबुल्लाह के लिए पैसा लाया जा रहा है, और फिर उसके बाद लेबनान सरकार ने ईरान की उड़ानों को बैरूत में उतरने पर रोक लगा दी। अब पलटवार करते हुए ईरान ने भी लेबनान की उड़ानों पर रोक लगा दी है। यानी अगल बगल के देशों में हालात कहाँ ठीक है ईरान के लिए, तो सऊदी अरब अगर कुछ करेगा तो फायदा ही है, चल भाई करवा दे। इस मसले में ही कहूंगा, हालांकि मैं दोहराऊंगा इस बात को जो पहले कहा था, कि अभी मिडिल ईस्ट में जितने भी वहाँ के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या आमिर या जिस रूप में बने हुए हैं, यह लोग कहीं ना कहीं से वास्तव में प्रजातांत्रिक देश के हेड प्रमुख नहीं है, बल्कि एक तरह के वहां से वॉरलॉर्ड हैं, जिन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और इसराइल के मदद से सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की है, और तेल के जितने भी कुएं हैं उसके जी ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करके और बने हुए, और जनता के ऊपर बोझ है ये लोग। ठीक है। और ये जी, और इसी से आपके सवाल का जवाब आता है कि जो भी है वहां का जनता जब तक नहीं उठ खड़ी होती कुछ नहीं होने वाला जी। 23 तारीख को हसन नसरल्लाह और उनके जो भाई बाद में हिजबुल्लाह के चीफ बनाए गए थे हासिम शफीउद्दीन, उनका अंतिम संस्कार होना है सर। आज 18 तारीख भी है, आज आईडीएफ को हटना भी है, और आज से दोहा में जंगबंदी की बातचीत दूसरे दौर के लिए हो रही है। आपको लगता है इस सब तनातनी के बीच ये प्रोग्राम कर पाएंगे हिजबुल्लाह वाले 23 तारीख को वहां पे? प्रोग्राम तो जरूर करेंगे, लेकिन देख लीजिए, जहां तक इसराइल की बात है, साउथ लेबनान से पूरी की तरह हटने की का आज अंतिम दिन था। इन्होंने साफ कह दिया कि 5 ऐसे जगह में जिससे सटे हुए हमारे सेटलर्स आके बसे, वहां से नहीं हटेंगे, यानी खुलेआम वहां के जो सीज फायर टर्म्स एंड कंडीशन से तोड़ दिए। 5 राउंड एक्सचेंज हो चुका है हमास के साथ बंदियों का, लेकिन उसके बावजूद जो टर्म्स एंड कंडीशंस था कि सारे पैलेस्टीनियंस को वापस आने देंगे, रोक लगा रहे हैं, खासकर सदर्न साइड से, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से जो इजिप्ट से जुड़ा हुआ है। और जो भी एड्स आने वाले थे उसके 50% से अधिक को उन्होंने बाहर रोक रखा है, जिसमें इनके लिए टेंट आते, खाने पीने के सामान आते, पानी आते, उसको रोक रखा है, कहीं से भी पूरा नहीं होने दे रहे हैं। यानी पूर्ण रूप से जहां तक बात है, इसराइल वही कह रहा है जो चाह रहा है, लेकिन यह सब एक मौका दे रहा है पूरे अरब कंट्रीज का, खासकर पैलेस्टीनियन के लिए और लेबनान और बाकी देशों के लिए। सीरिया में भी जहां तक बात है, अभी सीरिया के हेड अभी होम्स और दूसरे जगहों में गए थे कल या परसों, कि बड़े लोक संख्या में इनको वेलकम करने के लिए, इनका विरोध में भी हुआ था और आने वाले लोगों में बहुत कम लगा था, बाकी लोगों ने विरोध कर दिया नहीं है। यदि यह सोच रहे हैं कि इनके पक्ष में पूरा का पूरा सीरिया के जनता आ गए, तो नहीं हुआ है। और यहाँ के जनता का फिर से एक मौका आ रहा है कि वह एक बद्ध हो, समय का इंतजार करें और विद्रोह करें जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मौका है अरब की जनता के लिए कि वो अपने शासकों को बता दें कि जनता ही असल में बाप है। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।